हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम कानपुर कांड में विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी है या वास्तविक है, कानून के नियमों और प्रावधानों के अनुसार देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आपके पास समय हो तभी वीडियो को देखें, नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एनकाउंटर फर्जी है या वास्तविक, ये तथ्य और परिस्थितियों से एवं कानून में वर्णित नियमों के आधार पर ही तय किया जा सकता है। तो देखते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों को एवं कानून में वर्णित प्रावधानों को। विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी है या वास्तविक के संबंध में एक याचिका न्यायालय में दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार उसकी हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली तो आरोपी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के अन्य आरोपियों की तरह मारा जाएगा। पुलिस द्वारा मुठभेड़ के नाम पर अभियुक्तों की हत्या करना, चाहे वे कितना भी जघन्य अपराधी क्यों न हो, कानून के शासन और मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। और याचिका में यह भी कहा गया कि अभियुक्त विकास दुबे के साथी 5 अभियुक्तों की हत्या कथित मुठभेड़ की गहन जांच की मांग की गई है, जो कि 2 जुलाई 2020 को जिला कानपुर में कथित तौर पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे, जिसे अब कानपुर कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आगे याचिका में प्रार्थना की गई है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए और उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो कि सभी आरोपियों की हत्या में शामिल हैं। और याचिका में दुबे की संपत्ति को गिराने और उसके 5 साथियों की कथित हत्या करने के उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के कृत्यों की निंदा की गई है। हमारे लोकतांत्रिक देश में जो कानून के शासन द्वारा संचालित है, 1993 में हुए बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के मामले में, जिसमें पूरी तरह से निर्दोष व्यक्तियों ने अपनी जान और संपत्ति को खो दिया, ऐसे मामलों से संबंधित अपराधी अजमल कसाब, अफजल गुरु जैसे व्यक्तियों को कानून के अनुसार प्रक्रिया में निपटाया गया। उन्हें न केवल ट्रायल के दौरान बल्कि माननीय न्यायालय में अपील करने के लिए खुद को बचाने का पूरा मौका दिया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय से कानून और संविधान के अंतिम रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने की अपील की गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी और नियंत्रण में सीबीआई के द्वारा तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिका 10 जुलाई को सूचीबद्ध नहीं हुई थी। दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में उसी दिन मार दिया गया जिस दिन प्रार्थना की गई थी कि याचिका को सूचीबद्ध कर लिया जाए, क्योंकि वे पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। बाद में याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में संशोधन की अनुमति के लिए प्रार्थना की गई। अब सभी आरोपियों की मौत की सीबीआई निगरानी में जांच की मांग की गई है। 11 जुलाई 2020 को वकीलों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को लिखे गए पत्र में विकास दुबे एनकाउंटर प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की गई। चीफ जस्टिस को संबोधित पत्र में कहा गया कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक भयावह उदाहरण है जब पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल फैशन में बिना उचित जांच पड़ताल किए और बिना अदालत के समक्ष उचित और न्यायपूर्ण ट्रायल का अवसर दिए एक अपराधी को मारकर संविधान के तहत स्थापित प्रक्रिया कोर्ट ऑफ लॉ की शक्तियों और कार्यों को अपना मान लेने और हथिया लेने की कोशिश की है। यह एक भयावह और विस्मयकारी संदेश है, जिसका परिणाम ये होगा कि आम आदमी को भारतीय न्यायिक प्रणाली और कानून में मूल्यवान सिद्धांतों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए गैंगस्टर विकास दुबे की कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या का संज्ञान लिया जाने का आग्रह किया गया है और ये कहा गया है कि ये बहुत ही असंभावित है कि एक अपराधी जिसके साथ कई एसआईटी अधिकारी मौजूद हैं, वे उनकी कड़ी सुरक्षा से भागने की कोशिश करेगा। उल्लेखनीय है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। उस पर 3 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, जिसके सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक काफिले उसे लेकर कानपुर जा रहा था। कथित तौर पर दुबे ने जिस वाहन में बैठा था वह पलट गया, जिसके बाद दुबे ने भागने का प्रयास किया और क्रॉस फायरिंग में मारा गया। इस पर अधिवक्ताओं ने संदेह जताते हुए कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 13 जुलाई 2020 को कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।
पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही उस दिशा में कदम उठा लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल और न्यायिक आयोग का गठन पहले ही कर लिया है, जिससे कथित घटना की जांच हो सके, और रिट याचिका को खारिज कर दिया है कहकर। देखते हैं कानून में प्रावधान। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान करता है। धारा 41 से 60A तक में दिए गए हैं। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाए के बारे में बताती है। धारा 46 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का अधिकार धारा 43 में दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो कि उसकी उपस्थिति में संज्ञेय या अजमानती अपराध करता है, तो प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 46 की उपधारा 3 का प्रावधान देखते हैं। धारा 46 की उपधारा 3 के अनुसार इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करने वाले ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो कि मृत्यु पुलिस अधिकारी कारित नहीं कर सकता। स्पष्ट प्रावधान है कि गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करने वाले ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी अपराध किया हो, पुलिस उसकी मृत्यु को कारित नहीं कर सकता है, जो कि विकास दुबे के प्रकरण में किया गया है। देखते हैं आगे। एनकाउंटर बनावटी नहीं वास्तविक है के संबंध में जवाब में दाखिल हलफनामा सरकार के द्वारा दाखिल किया गया है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों की कथित मुठभेड़ की सीबीआई की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका में शीर्ष अदालत के समक्ष अपने जवाब में शपथ पत्र हलफनामा दायर किया है। पुलिस महानिदेशक की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया है कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर बनावटी नहीं था बल्कि वास्तविक था। दुबे का मकसद पुलिस वालों को मारना और वहां से भागना था। जवाब में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा विकास दुबे की मुठभेड़ की आशंका अपराधियों को बढ़ावा देने की कल्पना और अपराधियों के रक्षकों से उत्पन्न होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि पुलिस और अन्य विभागों के साथ अभियुक्तों और उनके सहयोगियों की कथित मिलीभगत के बारे में जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजय रेड्डी कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री हरिराम शर्मा और डीआईजी श्री रविंद्र गौड़ भी एसआईटी टीम का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य इस हलफनामे को निम्न उद्देश्यों से दाखिल कर रही है। माननीय न्यायालय को संतुष्ट करते हुए ये यहाँ पर परिलक्षित होने वाले वास्तविक तथ्यों से पता चलता है कि विचाराधीन घटना को कभी भी समग्रता में घटना को देखते हुए फर्जी मुठभेड़ नहीं कहा जा सकता है। दूसरा है कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए हैं कि उक्त घटना पर कोई संदेह नहीं रहे और उसने लगातार कार्रवाई की है। हलफनामे में कुछ फैक्ट भी दर्ज किए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में गलत है। पहला फैक्ट यह है कि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। आरोपी की पहचान महाकाल मंदिर समिति के अधिकारियों द्वारा की गई, जहां से उसे उज्जैन पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा की गई थी। दूसरा फैक्ट है कि सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए विकास दुबे को एक वाहन से दूसरे वाहन में स्थानांतरित किया जा रहा था। तीसरा फैक्ट है कि विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई क्योंकि कानपुर न्यायालय में सीधे आरोपी को पेश करने के लिए 15 पुलिसकर्मी और 3 वाहन थे। विकास दुबे को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाना था। चौथा फैक्ट है कि किसी भी मीडिया वाहन को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नहीं रोका गया। रिपब्लिक टीवी और आज तक का वाहन तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। पांचवा फैक्ट यह है कि स्थानीय लोगों ने बंदूक की गोलियों की आवाजें नहीं सुनी और कोई भी गवाह नहीं है क्योंकि घटना स्थल के पास कोई बस्ती या घर नहीं थे और ना ही बारिश के कारण कोई पैदल यात्री थे।
छठा तथ्य ये है कि मुठभेड़ में मारे जाने से पहले एक दिन उसकी मुठभेड़ की आशंका के बारे में हलफनामे में कहा गया है कि यह वास्तविकता की तुलना में अपराधियों के सलाहकारों और उन्हें बचाने वालों की उर्वर कल्पना से उत्पन्न हुई है। सातवां फैक्ट ये था कि विकास दुबे की टांग में लोहे की छड़ का प्रत्यारोपण था, इसलिए उसके चलने में असमर्थ होने के संदर्भ में हलफनामे में कहा गया है कि दुबे पूरी तरह से चल सकता था। आठवां फैक्ट ये है कि 4 गोलियों की जगह 6 गोलियां चलाई गईं। ये गलत दावा किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में आमने सामने से बहुत करीबी फायर हुए। 9वां फैक्ट ये है कि आरोपी ने एसटीएफ टीम पर 9 राउंड फायरिंग की थी और यह फायरिंग करते हुए पुलिस का सामना कर रहा था। दुबे ने चेतावनी के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया और पुलिस टीम पर गोलियां बरसाना जारी रखा। आत्मरक्षा के लिए आमने सामने फायर करना पड़ा। यही कारण है कि जब दुबे भाग रहा था तब पीठ पर गोली नहीं लगी थी। 10वां फैक्ट यह है कि सवाल का जवाब देते हुए कि दुबे के पास कौन से रहस्य थे जो उसके और पुलिस व राजनेताओं के बीच की साठगांठ उजागर कर सकते थे, सरकार ने बताया है कि पूछताछ करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। 11वां फैक्ट ये है कि विकास दुबे का नाम कानपुर के वांछित अपराधियों की सूची में था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 12वां फैक्ट यह है कि दुर्घटना स्थल पर सभी वाहनों के पर्याप्त स्किड निशान थे और नुकसान का वीडियो केस के रिकॉर्ड पर दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि विकास दुबे मामले में वो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति को नियुक्त करने के इच्छुक हैं, जैसा कि पहले हैदराबाद इनकाउंटर के केस में किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े एवं जस्टिस एन. सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विकास दुबे और उसके सहयोगियों की कथित एनकाउंटर की सीबीआई निगरानी जांच मांग की याचिका पर जवाब का समय दिया था। कथित प्रकरण में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किए जिससे दुबे की मौत हुई। क्या पुलिस को आत्मरक्षा में किसी अपराधी की मृत्यु पारित करने का अधिकार है? देखते हैं कानून के प्रावधानों के अनुसार। आईपीसी की धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित मामलों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। पहला है कि ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका है कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा, या दूसरा है ऐसा हमला जिससे युक्त आशंका है कि हमले का परिणाम घोर उपपत्ति होगा। तीसरा है कि बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला, और चौथा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा है व्यापहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला, और छठा है सदोष परिरोध के आशय से हमला जहां युक्त आशंका है कि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती है। सातवां है अमल एसिड फेंकने या देने का कृत्य या प्रयास करना जिससे कि युक्त रूप से आशंका है कि कृत्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित होगी, तो ऐसी परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। देखते हैं विशेष नोट के बारे में। विकास दुबे के मामले में पुलिस को धारा 100 की उपधारा 1 व 2 के ऊपर उल्लिखित हैं तथ्य लागू होते हैं, जिसमें पुलिस को प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 में क्या प्रावधान है। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाए के बारे में प्रावधान करती है। धारा 46 की धारा 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक साधनों को प्रयोग में ला सकता है। धारा 43 प्रावधान करती है कि जब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के समझ कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय या अजमानती अपराध करता है तो उसे प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। तो धारा 46 की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक साधनों को प्रयोग में ला सकता है। धारा 46 की उपधारा 3 के अनुसार इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है, किंतु यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। धारा 46 की धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ऐसा अभियुक्त है, यदि कोई ऐसा अपराधी है जो कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है
अगर वह अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस उसको मुक्त कारित कर सकती है। देखते हैं नोट विकास दुबे के मामले में। दुबे पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था और दुबे ने अपनी गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध भी किया, जिससे पुलिस को धारा 46 की उपधारा 2 व 3 में उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। विशेष तथ्यों के बारे में जानते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी, बनावटी है या वास्तविक है। ये मामले की तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर है। अब निर्णय के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि एनकाउंटर फर्जी है या वास्तविक रूप से सही है। कुछ लोगों ने ये कहकर कि एनकाउंटर फर्जी एवं बनावटी तरीके से किया गया है, जिससे आम जन का ऐसे में न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। इस तरीके के विचार प्रकट किए गए हैं। अच्छा भी है, क्योंकि अपने भारत में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अपने भारत का संविधान इतना खूबसूरत है कि जिसका प्रहरी संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। विकास दुबे एनकाउंटर से पूर्व कई मामले ऐसे आए हैं जो कि उससे कहीं अधिक गंभीर थे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश जारी किए एवं उनके आधार पर कई कानून बने। ये कहा जाता है कि न्यायपालिका विधियों का निर्माण भी करती है। तो आज तक ना तो आम जन का विश्वास न्यायपालिका से उठा है और ना ही भविष्य में कभी उठेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ब्रीफ लेक्चर में आपने एनकाउंटर और व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में समझा। तो जानकारी को अपने पास तक सीमित न रखें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और देश के कानून को जानने के लिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।